हेलो, नमस्कार। मैं सुमित सक्सेना फिर से आपके सामने आया हूँ और जैसे कि हम लोग आज 3 अप्रैल है और जैसा कि मैंने पहले भी अपनी 3-4 वीडियोज़ में बताया था आपको कि जो सुपरटेक के ऊपर एनसीएलटी से इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई जो हुई है, उसमें आईआरपी जो अपॉइंट हुए हैं, वो कैसे-कैसे आगे काम करेंगे और किस तरह से फ्लैट बायर्स को आगे काम करना है। तो उसी संदर्भ में आज 3 अप्रैल को निफोवा ने अपनी लीगल टीम जो है बुलाई थी यहाँ इको विलेज 1 में और उसको हेड किया था एडवोकेट कुमार मिहिर जी ने, जो ऑलरेडी पहले से भी कई एनसीएलटी के केस जो हैं वो हैंडल कर चुके हैं। तो अच्छा रहा आज का सेशन, करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे चला था और उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एडवोकेट मीर ने बताई थी और बाकी निफोवा के और सदस्यों ने, जैसे निफोवा के प्रेसिडेंट अभिषेक कुमार ने भी अपने वैल्यूएबल पॉइंट्स कुछ रखे थे और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनीष कुमार ने भी काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी और फ्लैट होम बायर्स को काफ़ी जो है फ़ायदेमंद चीज़ें थी, जो ध्यान में क्या-क्या चीज़ें रखनी है वही था। तो आज सबसे पहले जब लोगों के मन में ये सवाल था कि किन लोगों को भरना है फॉर्म, किन लोगों को नहीं भरना है, तो कुमार मिहिर जी ने बताया कि भाई जो लोग हैं, ये जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, बस उनको नहीं भरना है। बाकी क्योंकि उनका टाइटल जो है वो अब उनके नाम आ चुका है और सुपरटेक के नाम नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्री उनके नाम हो गई है। जो लोग बाकी लोग हैं, सारे लोग हैं जिनका पोजीशन हो चुका है या जिनका पोजीशन नहीं हुआ है या हैंड ओवर हो चुका है, नहीं हुआ है, उन सभी लोगों को भरना है, चाहे पोजीशन हुआ है, चाहे ओसी आया हुआ है, चाहे ओसी नहीं आया है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। जिनका अभी टाइटल सुपरटेक के नाम पर ही है, उन सभी को फॉर्म सीए भरना है ना। फॉर्म सीए ये सुपरटेक की साइट पे भी आप जाके कर सकते हो, जैसे कुमार मिहिर जी ने बताया कि सुपरटेक की साइट पे सुपरटेक क्लेम्स करके एक साइट लिंक वगैरह, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अभी इस वीडियो के, जिससे आपको फायदा हो। और अपने फेसबुक पेज जो है, हमारा ग्रुप जो है इको विलेज 1 फ्लैट ओनर एसोसिएशन, उसमें भी डाल देंगे, तो उस पर भी आप जाके सारा भर सकते हो। और आप अलग से भी फॉर्म डाउनलोड करके ibbi.gov.in करके साइट है, जो नोटिफिकेशन में दी हुई थी, वो आप नोटिफिकेशन की कॉपी फेसबुक पे या मेरी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें से आप जाके जो है डाउनलोड कर लीजिए फॉर्म सीए और उसको भरना है। ये बहुत इजी फॉर्म है। आज कुमार मिहिर जी ने पॉइंट बाय पॉइंट ये फॉर्म बताया कि भाई किस तरह से भरना है हमने, और इट्स वेरी इजी फॉर्म, हर आदमी अपना भर सकता है आराम से। और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं और वो देनी है, 11 पॉइंट्स हैं उसमें। और इस जैसा कि कुमार मिहिर जी ने बताया कि इसमें जो है अब जो आईआरपी अपॉइंट हुए हैं वो हितेश गोयल जी हुए हैं और उनके अंडर में भी 3 आरपी हैं। तो वो 3 आरपी आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएंगे और वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। उसमें से आपको किसी का एक का नाम उसमें अपने फॉर्म में भी डालना है। जैसे आगे की कार्रवाई होगी, जैसे अब जो कार्रवाई होगी, तो जिसको वोटिंग सबसे ज्यादा होगी जिस आरपी को, वही हमारी सीओसी में काम होगा। अभी सीओसी क्या होता है? सीओसी होता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कौन होता है? हम ही लोग होते हैं। हम जैसे जैसे फॉर्म भरते जाएंगे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म होती जाएगी, वो आगे भी बढ़ेगी। और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में देखिए, आईआरपी कुछ नहीं कर सकता जब तक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होता है या कोई वोटिंग के द्वारा कोई फैसला नहीं होता है या डिसीजन कोई नहीं होता है। तो इसमें कोई कोई भी मतलब, जैसे आज मुझे ये सारी बातें पता लगा के जो है मुझे पता लगा कि जो है इतना कोई ये रिवाइवल के लिए है प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट में जो पड़े हुए हैं वो भी आ जाएंगे, सब चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी, उसके लिए कराया है। और ये फ्लैट बायर्स का इसमें हित सबसे ज़्यादा ध्यान में दिया जाएगा। तो आई होप कि आगे चीज़ें और अच्छी होंगी, रिजॉल्व होंगी। और अभी तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी 8th इज द लास्ट डेट, 8th अप्रैल इज द लास्ट डेट टू सबमिट द क्लेम फॉर्म सीए। और हम लोगों ने आज पता कर लिया पॉइंट बाय पॉइंट कि किस तरह से भरना है। मैंने मीटिंग की कुछ छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं जहाँ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रहे थे, सारी तो नहीं बना पाया, बट कुछ मेरे को 3-4 फ्लैट बायर्स ने भी जो वीडियो बनाई थी मुझे भेजी हैं,
तो मैंने उनको एक सेट ऑफ वीडियो 10-12 वीडियो जो है वो बनाई हुई हैं, जिसमें कुमार मिहिर जी के कुछ सुझाव हैं और जो उन्होंने गाइडेंस दी है किस तरह फॉर्म सीए भरना है। प्लस अभिषेक जी के काफ़ी सारे सुझाव हैं उसमें, जो अभिषेक जी ने बोला है, और मनीष जी के साथ काफ़ी सारे सुझाव हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्प होगी हर किसी को। सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों को है जो यहाँ से बहुत दूर बैठे हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कि कैसे करना है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये सारा काम आपको इलेक्ट्रॉनिकली करना है, किसी के ऑफिस में नहीं जाना है, कहीं आना नहीं है, कोई मीटिंग में नहीं करना है, सब आपको इलेक्ट्रॉनिकली करना है, ईमेल से भेजना है और सुपरटेक क्लेम्स करके जो वेबसाइट है उस पर सबमिट करना है। ठीक है। कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई किस तरह अलग अलग चीज़ों में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग लोगों के केसेस हैं। जैसे कभी किसी का फर्स्ट एप्लीकेंट एक्सपायर हो गया है, या सेकंड एप्लीकेंट एक्सपायर हो गया है, या किसी ने रीसेल में लिया। रीसेल वालों को भी बहुत जो है दिक्कत है, क्योंकि दिक्कत इन द सेंस इशू है, बट हर चीज़ का सोल्यूशन है इसमें। और क्लेम फॉर्म सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि क्लेम फॉर्म हर कोई सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है हम पोजीशन लेके बैठे हुए हैं और हम क्लेम कर रहे हैं कुछ पैसा कि हमें पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो है क्लेम करने के लिए है कि भाई हाँ हमारी प्रॉपर्टी है और जो अभी सुपरटेक के नाम पे है, सुपरटेक ने बनाई है, रजिस्ट्री नहीं हुई है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो अब इसको आगे इस तरह से लिया जा रहा है कि भाई अब जब भी आईआरपी वाले कैलकुलेट करेंगे सारा और देखेंगे कि क्या हो रहा है, लेनदारी कितनी, देनदारी कितनी है, उसके बाद ही जो है ये करा जाएगा, आगे कार्रवाई होगी। और कोई भी कार्रवाई आईआरपी अपने आप नहीं कर सकता है। हम लोग जो होंगे वो सीओसी में जो भी फ्लैट बायर होंगे, क्रेडिटर्स की जो कमेटी बनेगी उसमें जो फ्लैट बायर्स होंगे वही जो डिसीजन लेंगे। और एक बार और उन्होंने इम्पोर्टेंट बताई थी कि ये जो सीओसी होगी और जो वोटिंग होगी ये सुपरटेक के सारे प्रोजेक्ट के बायर करेंगे, ना कि कोई एक प्रोजेक्ट की अलग अलग वोटिंग नहीं होगी। तो ये बहुत जो है पॉइंट है, क्योंकि हमें फिर ये सोच के करना है कि सारे प्रोजेक्टों की ही वोटिंग होगी। और जैसा कुमार वीर जी ने, बहुत से लोग डर रहे थे कि 8 अगर निकल गई, 8 तारीख 8 अप्रैल निकल गई तो कैसे जो है अपना क्लेम सबमिट करेंगे। बट मैं बता दूं कि जो क्लेम सबमिट करने की 8 तारीख है, जितने लोगों को पता चल रहा है वो तो भरे ही, मतलब मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि सारे लोग 8 तारीख तक भर दें। बट जिनको नहीं भी पता लगेगा वो भी उसके बाद जो भी फॉर्म एक्सेप्ट करेगा आईआरपी, क्योंकि वो फ्लैट बायर्स है, उनका पैसा लगा हुआ है। ऐसा नहीं है फ्लैट वो जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, सबके एक्सेप्ट होंगे फॉर्म्स। तो मेरा यही मानना है कि हम धीरे धीरे समझते हैं कि भाई 8 तारीख तक एक बार भर के देखते हैं और आगे, और शायद चीज़ें फिर से शुरू हो जाएं और अच्छी हो जाएं। तो मैं अब अपनी वीडियो के बाद ये जो वीडियो है कुमार मिहिर जी की, अभिषेक जी की और मेरे मनीष जी की, ये सब लगाऊंगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है जो मैंने इस टाइम में यूज़ किया है, क्योंकि सभी के पास समय की पाबंदी है, ये प्लीज़ आप लोग सब लोग उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूंगा या छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और आप घर बैठे कहीं भी हो, आप पूरे देश में कहीं भी हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, वो आप एक क्लिक से वो वीडियो देख सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि सबको हैंडी है और यूट्यूब सब चलाते हैं, और दूसरा हमारा फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। और आप लोग, मैं ही नहीं, बहुत सारे आज करीब 600 700 800 लोग थे इको में। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ग्रुप बना हुआ है फेसबुक का, एक यूट्यूब है, सब आप लोग सोशल मीडिया पर डालिए और लिंक डालिए लोगों को, ताकि लोगों को पता चले। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, बट आई डोंट नो व्हाई दे डोंट स्प्रेड दैट, यू नो। अगर आपका वीडियो बनाते हो आप और किसी को छोटी सी इंफॉर्मेशन भी मिलती है तो उसको कितना बेनिफिट होगा। बाहर बैठा हुआ है, नहीं आ पा रहा, बुजुर्ग है, कुछ है, नौकरी है, वो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो फेसबुक का ग्रुप है उस पर आप लोग सब एक्टिव होइए। कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है, किसी को कोई नॉलेज है तो अपने पास में नहीं रखिए। देखिए, ज्ञान जितना बांटेंगे ना आप, उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो ज्ञान जरूर बांटिए और अपनी नॉलेज जो है वो शेयर कीजिए। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि किसी को जो बात पता हो वो दूसरे वाले को, बंदे को, बायर को काम में आए। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो जरूर जो है यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को सारा न्यूज़ मिलता रहे। तो बाकी मैं छोटी छोटी क्लिप्स लगाऊंगा मिहिर जी की,
और जिसमें आप लोगों को काफ़ी, देखिए बहुत सारे डाउट्स तो एकदम क्लियर नहीं हो सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें 1-1.5 घंटे में, समय की भी थोड़ी ये थी हमारे पास पाबंदी, क्योंकि कॉलेज के बाद कॉलेज 2 में मीटिंग थी, कॉलेज 3 में मीटिंग थी, और जो है ये व्यस्त रहने वाले एडवोकेट हैं, और संडे का दिन था, तो जितनी भी मैक्सिमम क्वेरीज हम लोगों को रिजॉल्व हुई वो बोली। बाकी हम लोग ऑनलाइन उनको जरूर एक दिन मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे, और जो है सारे जितने भी सवाल जवाब हैं वो करेंगे, और मेरे ख्याल से सब स्मूथ होगा। होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, तो मैं ले चलता हूँ आपको बाकी वीडियो की तरफ, जिससे आप लोगों को जो है बाकी चीज़ों का भी आइडिया हो जाए। थैंक यू। वो प्रोसेस जो आपका बिल्डर कंपनी है सुपरटेक लिमिटेड, उसको फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट से निकालने का प्रोसेस। उसका मतलब ये नहीं है कि सुपर लिमिटेड खत्म हो जाएगी। सुपर लिमिटेड एज अ कंपनी कंटिन्यू करेगी, सिर्फ उसका शेयर होल्डिंग चेंज हो जाएगा, उसका ओनरशिप चेंज हो जाएगा। तो आपके जो भी अग्रीमेंट्स हैं सुपरटेक के साथ, चाहे आपका बीपीए हो या कोई और अग्रीमेंट हो, वो अग्रीमेंट फॉर द टाइम बीइंग कंटिन्यू रहेंगे और वो सुपरटेक पे बाइंडिंग है। प्रॉब्लम सिर्फ एक होती है कि क्योंकि सुपरटेक इस पोजीशन में पहुंच गया है कि वो अपने अगेंस्ट जो क्लेम्स है, अपने जो कर्जे हैं, वो चुका नहीं पा रहा, इसलिए इस प्रोसेस के अंदर एक मोरेटोरियम पीरियड लागू किया जाता है कि जब तक ये प्रोसेस चलेगा, जब तक सुपरटेक को इस पोजीशन से निकाल नहीं लिया जाता, तब तक उसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम जिसमें सुपरटेक को या कोई एसेट देना हो, वो आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो ये जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है वो सुपरटेक को फाइनेंशियली प्रूडेंट तरीके से चला नहीं पाई है, इसलिए उसको निकाल दिया जाए और उसके बदले सुपरटेक किसी ऐसी एंटिटी या किसी ऐसे कंपनी को दे दिया जाए जो इसका रिवाइवल कर सके। मीटिंग में वो भी करने में पौना आधे घंटे में। और क्योंकि रिवाइवल करने के लिए सुपरटेक के क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटीज है, कितने सुपरटेक के अगेंस्ट क्लेम्स हैं, इसकी जानकारी होनी जरूरी है। इसलिए आप सब लोगों को, जो भी सुपरटेक के फाइनेंशियल क्रेडिटर या क्रेडिटर इन क्लास, जिसको होम बायर को दर्जा दिया गया है, इन सबको क्लेम फाइल करने के लिए कहा जाता है। क्लेम फाइल करने का जहां तक इनिशियल, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ जो भी कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है उसके क्रेडिटर्स के निर्देश पे चलाया जाता है, इसलिए कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी को 1 महीने के अंदर जो भी इंसॉल्वेंसी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, आपके केस में हितेश कौल जी को अपॉइंट किया गया है, उनका कंफर्मेशन करना होता है। इसलिए जो इनिशियल टाइम पीरियड आईआरपी को दिया जाता है वो 14 दिन का दिया जाता है। आपके केस में 25 तारीख की इंसॉल्वेंसी हुई है, 31 का महीना था, तो 6 दिन मार्च के और 8 दिन अप्रैल के, और इसलिए जो आखिरी दिन आपका क्लेम फाइल करने का निर्धारित किया गया है वो 8 अप्रैल है। 14 दिन के बाद जितने क्लेम आएंगे उस क्लेम को जो आईआरपी है वो वेरीफाई करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा और उनके बेसिस पे वो फर्स्ट सीओसी बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई 8 तारीख तक अपना क्लेम फाइल नहीं कर पाता है तो वो सीओसी में नहीं आएगा या उसके बाद वो क्लेम फाइल नहीं कर सकता। आप क्लेम उसके बाद भी फाइल कर सकते हैं और जैसे जैसे लोग क्लेम फाइल करते जाएंगे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। लेकिन जो पहली सीओसी मीटिंग होती है उसमें सिर्फ जो पहले 14 दिन के अंदर क्लेम आते हैं उनको ही लिया जाता है और इसलिए ये 8 दिन का डेडलाइन दिया गया है। जो आउटर पीरियड डेडलाइन का है वो 90 दिन होता है और अगर 90 दिन के अंदर भी आप क्लेम नहीं फाइल कर पाए किसी कारण से तो फिर आपको एनसीएलटी में इंडिविजुअली एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और कारण बताना पड़ेगा कि आप क्यों क्लेम फाइल नहीं कर पाए और उसके बाद एनसीएलटी आपका जो डीए है वो कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए 8 तारीख का ये 8 तारीख का पहला डेडलाइन है, उसके बाद 90 दिन का डेडलाइन है।
आप सबके क्लेम्स का मतलब सिर्फ इतना है अभी कि आपका सीओसी में वोटिंग परसेंटेज कितना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा रिफंड मिलेगा या आपको पोजेशन मिलेगा, क्योंकि ये सब बाद में डिसाइड होगा। अभी आईआरपी के लिए भी, क्योंकि उसने जस्ट टेक ओवर किया है प्रोजेक्ट, अभी वो उसको चीजों को समझने में टाइम लगेगा, तो इसके उसके पास भी उसको ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो अभी आपका रिफंड दे सके, आपका पोजेशन दे सके। इवन दो पोजेशन के लिए जो कंपनी है उसको एज अ गोइंग कंसर्न रखना पड़ता है। इसका मतलब जो कंपनी काम कर रही थी वो उसको करते रहना पड़ेगा। तो अगर सुपरटेक कंस्ट्रक्शन कर रही थी और उसके अकाउंट में पैसे हैं उसके पास, तो वो कंस्ट्रक्शन उसको जारी रखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर रजिस्ट्रियां आपकी शुरू हो जाती हैं तो एनसीएलटी का परमिशन लेके आईआरपी रजिस्ट्री कर सकता है। इनफैक्ट जेपी के इंसॉल्वेंसी में अनुज जैन ने काफी रजिस्ट्रियां की भी हैं। आपके केस में भी उसके पास कोई इम्पेडिमेंट नहीं है कि वो रजिस्ट्री नहीं कर सकता है, बशर्ते नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा का जो ये इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाए। इसके अलावा जो इशू, और आपको कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको क्लेम का डिटेल कहाँ मिलेगा, फॉर्म कहाँ मिलेगा। आप लोग अपने सुपरटेक के वेबसाइट पे जाइए, उस पे उस जो आईआरपी है उसने पूरा लिंक दे रखा है सीआईआरपी प्रोसेस का। उसमें आप सारे फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारे फॉर्म्स वहीं पे अवेलेबल हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा था सुपरटेक ने उसने एक अलग से पोर्टल भी बना दिया है सुपरटेक क्लेम्स का, जहां पे आप जाके ऑनलाइन भी अपने क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो और उसमें पूरा प्रोसेस भी दिया हुआ है वन आफ्टर अनदर। बहुत सिंपल सा क्लेम होता है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कोई भी भर सकता है, आपको किसी वकील के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत स्टेप बाय स्टेप है, बहुत कम डिटेल्स आपको भरने हैं। तो इसके अलावा जब बस एक चीज आपको इंसॉल्वेंसी में ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सुपरटेक के 3 तरह के बायर हैं, जहां तक मेरी समझ में आ गई। पहले बायर वो होंगे जिनको पोजेशन मिल गया है, जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। अगर ऐसे बायर हैं तो उनका सुपरटेक के अगेंस्ट अब कोई क्लेम बचता नहीं है और उनको क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका रजिस्ट्री हो चुकी है, वो अपने प्रॉपर्टीज के ओनर बन चुके हैं। दूसरे टाइप के बायर वो होंगे जिनको पोजेशन तो मिला है लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि ये इंटरेस्ट इशू नोएडा और ग्रेटर नोएडा का पेंडिंग है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के सेक्शन 13 के हिसाब से जब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं हो जाती तब तक बिल्डर को आपको लीगली पोजेशन देने का राइट नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा ने ये कंट्रोल कर दिया और कभी मना ही नहीं किया, तो काफी सारे लोग पोजेशन में आ गए। लेकिन क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हुई है इसलिए लीगली अभी भी उन फ्लैट के ओनर, उस फ्लैट का जो ओनर है वो सुपरटेक लिमिटेड ही है। तो इसलिए वो लोग जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है लेकिन वो पोजेशन में रह रहे हैं, उनको जरूर अपना क्लेम फाइल करना होगा। तीसरे लोग वो होंगे जिन्होंने पैसा दिया होगा 80%, 70%, 50%, 100%, लेकिन उनको पोजेशन नहीं मिला है। ऐसे लोगों को तो डेफिनेटली क्लेम फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो आपका सुपरटेक का लायबिलिटी था आपके अगेंस्ट वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, तो आपको जरूर क्लेम फाइल करना होगा। दूसरी चीज, जब आप क्लेम फाइल करेंगे तो जब आप क्लेम फाइल करेंगे तो नॉर्मली हम जो अमाउंट आपने प्रिंसिपल अमाउंट अथॉरिटी को दिया है, सॉरी आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट बिल्डर को दिया है उस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आप एक इंटरेस्ट क्लेम करेंगे। जो सुपरटेक के आईआरपी ने अपनी वेबसाइट पे, जो सुपरटेक की वेबसाइट है उस पर लिखा है, वो मिनिमम इंटरेस्ट अमाउंट आपका प्रिंसिपल प्लस 8% दे रहे हैं। तो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड करके अपने क्लेम में आप भरना होगा। अगर आपका बीबीए 8% से ज्यादा इंटरेस्ट कहता है, अच्छा ठीक है, नहीं आ जाता कोई। अगर आपका 8% से ज्यादा इंटरेस्ट 8% से ज्यादा इंटरेस्ट अलाउ करता है तो आप जो हायर अमाउंट, जो हायर इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से क्लेम करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स जो लगाने हैं वो भी सारा डिटेल आपके आईआरपी ने सुपरटेक की वेबसाइट पे दिया हुआ है। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग सब अपने अपने बिल्डर का वेबसाइट विजिट करिए, उस पर सारा डिटेल दिया हुआ है।
उस पर यह भी डिटेल दिया हुआ है कि कौन सा प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में गया है, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं गया है। तो जो जो प्रोजेक्ट के नाम उसमें हैं वो जरूर उसके सारे बायर आप लोग अपना अपना क्लेम जरूर फाइल करिए। और एक चीज सिर्फ आपको इंसॉल्वेंसी में ध्यान देने की बात है कि सुपरटेक के सारे फाइनेंशियल जो क्रेडिटर इन क्लास हैं वो सारे लोग हर प्रोजेक्ट के लिए वोट करेंगे। मतलब जब वोटिंग शुरू होगी तो आपको जब क्लेम फाइल करना होगा तो पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ है उसमें 3 लोगों के नाम दिए हैं। उन तीनों में से किसी एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का नाम आपको लिखना है, जो भी आपको ठीक लगे आप दे दीजिए। जिस भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के फेवर में सबसे ज्यादा वोट आएंगे उसको आपका AR और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया जाएगा और वो आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट है COC के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव है COC के अंदर। तो वो आपके बिहाफ पे आपके इंस्ट्रक्शन पे वोट करेगा, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन आपकी मेजॉरिटी डिसाइड करेगी। और ये इको विलेज के बायर किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी वोट करेंगे, किसी और का प्रोजेक्ट का बायर आपके लिए भी वोट करेगा। या प्रोजेक्ट वाइज वोटिंग नहीं होती इंसॉल्वेंसी में, अनलेस रेजोल्यूशन प्लान भी प्रोजेक्ट वाइज आए। सर वो 3 आदमी कौन कौन है जिनके नाम दिए है हैं? उसमें लिस्ट है, कमलेश कुमार करेगा, अग्रवाल। बस देखिए 3 जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसका राइट उसके अंदर वेस्ट कर दिया जाता है। ये नाम किसने डिसाइड किया इन तीनों का जो नाम है? उसके बाद जो RP होता है वो 3 नाम अलग रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के नाम चुनता है अपनी मर्जी से। आप वो जो 3 लोग हैं वो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है। ये सारे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक एग्जाम पास करके इंडियन बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हैं। वो 3 नाम RP ने अपनी तरफ से दिए हैं। ये भी रजिस्टर्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं और इन तीनों में से एक नाम आपको चुनना है। जो भी आपको नाम ठीक लगे, आपको डिटेल तो ऑब्वियसली पता नहीं चलेगा। ये लोगों को अगर आपको लगता है अपॉइंट करने के बाद कि ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी मेजॉरिटी से इनको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसका हिस्ट्री कैसा रहा, क्या नहीं, आप रैंडमली किसी को चुन लिए, वो पता बड़ा मुश्किल है, वो पता नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो उनके प्रोफाइल और डिटेल आपको पब्लिक अनाउंसमेंट जैसे जाएंगे और आपकी वेबसाइट में फिर से सजेस्ट करूंगा आप सुपरटेक की वेबसाइट पे जाइए, उसमें सारे डिटेल हैं। उसके हाँ नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, देख लो एक बार वन बाय वन। देखिए रैंडमली प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी किसी को भी पता नहीं इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या होता है। अच्छा, AR का सजेस्ट जो मैंडेट है वो बड़ा लिमिटेड है, वो एज पर योर मेजॉरिटी डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है, उसका अपना कोई रोल नहीं है। आप मेजॉरिटी से जितने भी लोग वोट करेंगे, मोस्टली ई-वोटिंग होती है, जो मेजॉरिटी उसको बोलेगी वो उस हिसाब से वोट करेगा। उसका अपना कोई मैंडेट नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, वो नेसेसरी आपके इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा। तो आपको जो मर्जी आप किसी को भी वोट कर सकते हैं, ऐसा कोई उसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। जो इम्पोर्टेंट रोल है वो RP का है, वो NCLT अपॉइंट करती है, उसको बाद में अगेन मेजॉरिटी से COC चेंज कर सकती है। तो जैसा मैं कह रहा था कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए वोट करेंगे। छोटी बिल्डर होता है तो इजी होता है कि उसका 1 या 2 प्रोजेक्ट होता है। आपके बड़े बिल्डर में आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप जब भी किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी वोट करें तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए वोट करें और ये करते हुए इंश्योर करें कि किसी भी तरह से सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। प्रॉब्लम इन रेजोल्यूशन प्रोसेस में ये होती है कि हर प्रोजेक्ट के लोग सोचते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, बाकी के, और इसलिए मेजॉरिटी एक साथ आती नहीं है। 66% जो थ्रेशोल्ड है किसी भी रेजोल्यूशन प्लान को पास करने के लिए,
क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरह से वोट करते रहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। आप लोग यूनाइटेड होके वोट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग आपका प्रोजेक्ट काफी, क्योंकि बिल्डर के पास एसेट्स है और अनसोल्ड इन्वेंट्री भी है, और आई एम श्योर कि आपका बिल्डर कोई ना कोई रेजोल्यूशन प्लान आएगा और आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिंगल अलॉटिंग है, सिंगल ओनर है तो सिंगल नाम भरिए, अगर डुअल है तो दोनों का नाम भरिए। तो डेथ जो अगर आपके प्रॉपर्टी आपके पास आ गई है, अगर उनके सक्सेसर है, अगर एलआर है, जिनका भी क्लेम है, जिनका भी ओनरशिप आता है, चाहे सक्सेशन लॉज के हिसाब से चाहे बिल्डर के डिटेल के हिसाब से, उन सबका नाम आपको डालना। एड्रेस और ईमेल भर दे कि कॉरेस्पॉन्डेंस आरपी आपसे कहाँ पे करेगा, क्योंकि आपको उसी ईमेल आईडी पे वोटिंग के और वोटिंग का लिंक शेयर किया जाएगा। आपको उसी वोटिंग ईमेल आईडी पे वोटिंग का एजेंडा शेयर किया जाएगा, मीटिंग के मिनट्स शेयर किए जाएंगे। तो ईमेल एड्रेस भरना बहुत जरूरी है, और वो प्लीज इंश्योर करें कि वो करेक्ट ईमेल एड्रेस है। आपका जो टोटल क्लेम है ये मैंने बता दिया आपको, प्रिंसिपल प्लस 8% इंटरेस्ट। अगर आपका बीबीए 8% से कम कहता है, अगर बीबीए 8% से ज्यादा कहता है, जो भी रेट है, तो वो बीबीए करें। और ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अमाउंट है जो बिल्डर आपसे चार्ज कर रहा था अगर आपका डिफॉल्ट होता। सर रीसेल वाले में क्या करना है सर? पहले एक टेबल खत्म कर देता हूँ, उसके मैं बताऊंगा रीसेल। नहीं, अगर आरसी में 9.6 जो भी हायर है तो 9.6 क्लेम करेंगे, ठीक है। पहले टेबल एक खत्म हो जाएगा, उसके बाद बाकी उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो आपका बीबीए है, आपके पेमेंट रिसीट है, आपका बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट लगा दीजिए। अगर बिल्डर ने आपको कोई लेजर वो बना के दिया हुआ है एक्नॉलेज, तो वो लगा दीजिए। जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं वो लगा दीजिए। अगर आपको पोजेशन लेटर दिया है तो पोजेशन लेटर लगा दीजिए। अगर और कोई डॉक्यूमेंट दिया है तो वो लगा दीजिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं आप जरूर लगाइएगा। एक क्वेश्चन ये है कि बार बार आ रहा है कि कई सारे लोग ने रीसेल में घर लिया है, जिनके पास हो सकता है रिसिप्ट ना हो या एक फाइनल रिसिप्ट दिया हो। बीच का जो मनी है, जैसे कि जो ब्लैक में दिया, जो भी है, मतलब इनका घर था और रीसेल में 20 लाख मिला। जो आपका एक्चुअल यही होता है, जो भी आपका एक्चुअल पैसा दिया गया वही क्लेम फाइल कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को मैं क्लियर करता हूँ। आप पहले फॉर्म के बाद आंसर कर देना। 1 मिनट भाई साहब, पहले फॉर्म क्लियर कर लो। फॉर्म डालेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, वो डालेंगे वो जो रीसेल में लिया है। पहले फॉर्म बता दीजिए, फॉर्म बता दीजिए, पहले फॉर्म कंप्लीट हो जाता फिर क्वेश्चन उठते सब। देखिए रीसेल का जो जैसा अगर किसी ने रीसेल में लिया है तो रीसेल का कोई डिटेल है वो दे दीजिए, डॉक्यूमेंट उसका लिख दीजिए कि उसके अलावा आपने कुछ पैसे दिया है। किसी के पास आरसी है तो आरसी का डिटेल लिख दीजिए कि भाई इस डेट पे वीएच बुक, उसके बाद ये फ्लैट बुक हुआ था, उसके बाद हम रेरा में ये ऑर्डर हुआ है, इसमें ये अमाउंट है। तो जैसे भी आपका क्लेम इनकर हुआ है, जो भी आपका डेट है सुपरटेक के अगेंस्ट, उसका सारा डिटेल आपको कॉलम 6 में देना है। म्यूचुअल डेट और म्यूचुअल डीलिंग बिटवीन द कॉर्पोरेट डेटर एंड डेटर विच मे बी सेट ऑफ। अगर सुपरटेक को आपसे कुछ लेना है या किसी सुपरटेक का बैलेंस पेमेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने कहीं किसी और यूनिट कहीं और से आपको यहाँ पे शिफ्ट किया है या कुछ कोई भी सेट ऑफ, आपका जो क्लेम है उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, वो 99% केसेस में नहीं होगा।
तो अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल या लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। जो डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी बेसिकली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए होती है, लेकिन आप लोग इसमें क्योंकि आपका फ्लैट है आपके लिए, तो आप फ्लैट का भी डिटेल दे सकते हैं। फ्लैट नंबर डाल दीजिए, यूनिट नंबर डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। ब्लैंक भी छोड़ेंगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि बेसिकली ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए होता है। अगर किसी के फेवर में कोई सिक्योरिटी है, बट आप लोग अपना डिटेल डाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैट नंबर तो डालना है, इस नंबर तो आपको लिखना है कि आपको उनका डेट कैसे हुआ है, आपका डेट कैसे है, तो उसमें तो आपको लिखना ही पड़ेगा। देखिए 9 है, डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट इन विच अमाउंट ऑफ क्लेम और एनी पार्ट देयरऑफ कैन बी ट्रांसफर्ड पर्सुएंट टू अ रेजोल्यूशन प्लान। उसमें आपको अपना बैंक डिटेल देना है कि अगर कल को कंपनी बनती नहीं है, जस्ट इन केस, तो ज्वाइन है तो ज्वाइन दे दीजिए, कोई या एक दे दीजिए, कोई भी मेन का दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपने बैंक डिटेल देना है कि अगर कल को जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो कहता है कि भाई ये तो मैं बनाऊंगा नहीं, मैं सबके पैसे वापस कर दूंगा, तो किस अकाउंट में उस दे सकते हैं। ये नॉमिनल है, आप नोशनल बात है, बट आप अपना बैंक डिटेल डाल दीजिए इसमें। नहीं, वो भी अपना बैंक डिटेल तो डालेगा। बैंक डिटेल तो अगर आपको पोजेशन मिल गया तो भी आपको बैंक डिटेल डालना है, क्योंकि अगर कल को जो भी आएगा वो कहेगा कि मेरे को पूरा प्रोजेक्ट चाहिए, मैं इंटरेस्ट के साथ इनके पैसे वापस कर देता हूँ, तो किस अकाउंट में पैसा डालेगा इसलिए, क्योंकि अभी सिर्फ पैसे की बात हो रही है, अभी पोजेशन की बात नहीं हो रही है, वो रिजोल्यूशन प्लान के टाइम की बात है। तो अभी आपको अपना बैंक डिटेल डालना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसा मैंने बताया कि इसमें आप डॉक्यूमेंट क्या क्या अनेक्स कर रहे हैं, ये पहले भी आपने डॉक्यूमेंट अपने लिखे थे, सेम डॉक्यूमेंट आप रिपीट कर सकते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट है, पहली बात तो आपका जो अग्रीमेंट है बिल्डर के साथ, अगला डॉक्यूमेंट तो वो होगा जो बीपीए है या अलॉटमेंट लेटर है या कोई और डॉक्यूमेंट है, भी अग्रीमेंट आपका बिल्डर के साथ जो भी अग्रीमेंट है वो चलेगा। इसके अलावा आप पेमेंट रिसीप्ट लगा सकते हैं, आप अपना बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं तो शो पेमेंट लिया है। उसके अलावा सुपरटेक ने किसी को एक्नॉलेजमेंट दिया है या लेजर अकाउंट दिया है, आप वो लगा सकते हैं। किसी में सुपरटेक की तरफ से कोई और कॉरेस्पॉन्डेंस आया है, पोजेशन लेटर आया है, वो लगा सकते हैं। रेरा का ऑर्डर अगर आपके फेवर में है तो वो लगा सकते हैं। रीसेल का उसमें अप्रूवल दिया है तो रीसेल का डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। जो भी आपका डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि आपको अपना क्लेम एस्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा, आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। और लास्टली जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आपका एआर बनाने के लिए आप देंगे, वो 3 नाम उन्होंने दिए थे, उन तीनों में से कोई सा भी नाम आप दे सकते हैं जो आपको बनती हो, क्योंकि उनको उनका ट्रैक रिकॉर्ड पता करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको जो चीज लगे करनी है, उनका रोल भी बड़ा लिमिटेड है, दे ओनली हैव टू एक्ट एज पर योर इंस्ट्रक्शन। तो आप किसी का भी दे दीजिए, ठीक लगे आप मेजोरिटी में डिसाइड करके आप किसी का नाम दे दीजिए। इसके अलावा आपको ये आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना सिग्नेचर करना है, अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार या कोई और आइडेंटिटी कार्ड, आप वोटर आईडी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट का लिस्ट देना है, आपको ये इंफॉर्मेशन देना है कि हमारा डॉक्यूमेंट करेक्ट है और ये कहना है कि रिलेटेड पार्टी नहीं है। साइन कर लीजिए, अगर पॉसिबल है तो एक नोटरी से स्टैम्प करवा के ये डॉक्यूमेंट और ये फॉर्म आप स्कैन करके ईमेल कर दीजिए, वरना सुपरटेक के जो क्लेम का पोर्टल उन्होंने बनाया है उस पोर्टल में जाके अपलोड कर दीजिए। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना। 14 दिन के बाद वो एक लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स शेयर करेगा, जो ईमेल आईडी आपने दी है उसमें आपका नाम है तो आप सीओसी में आ गए, अगर नहीं है तो आप वापस
अगर कोई और डॉक्यूमेंट चाहता है तो फिर आपको और डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको क्लेम फाइल करने के लिए किसी को भी एक रुपये देने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को भी एक रुपये देने की जरूरत नहीं है। दूसरी टेक के अगेंस्ट है वो अमाउंट भरना है आपको। सुपर टेक अगर आपका रीसेल अलाउ किया है तो आप सुपर टेक के रिकॉर्ड में आप ओनर हैं, आप भरेंगे। अगर सुपर टेक ने आपका रीसेल उनके रिकॉर्ड में नहीं हुआ है तो आपका क्लेम वो इंटरटेन नहीं कर सकता। सुपर टेक के रिकॉर्ड में जो भी ओनर है रीसेल के बाद वो उस आदमी को भरना है क्लेम। दूसरा, आपकी लाइबिलिटी इंटर से लाइबिलिटी के लिए सुपर टेक लाइबल नहीं है। अगर आपने किसी को ज्यादा पैसे देके रीसेल खरीदा है तो उसके लिए वो लाइबल नहीं है। वो उसके सुपर टेक को जितने पैसे आपसे मिले सिर्फ उतना पैसा वो इंटरटेन करेगा क्लेम आपका। इसमें ट्रांसफर चार्जेस एक होता है जो हिडन है, ट्रांसफर चार्जेस जो हिडन है उसका क्या है? पहले फॉर्म कर लो यार। पहले फॉर्म क्लियर करो। जो भी अमाउंट सुपर टेक के अगेंस्ट है, सुपर टेक को आपने दिया है वो आपका क्लेम है सुपर टेक के अगेंस्ट। सिर्फ उतना दे सकते हैं, चाहे उसको आपने ट्रांसफर चार्जेस के हेड में दिया हो या किसी और हेड में दिया हो। सुपर टेक को जो पैसा गया है सुपर टेक का आईआरपी उसके लिए लायबल है, उतना ही क्लेम आपका वो इंटरटेन करेगा। दूसरी बात, किसी ने मुझे पूछी कि आरसी में अगर आरसी में ज्यादा अमाउंट है, अगर आरसी की कॉपी है आप आरसी की कॉपी लगा देंगे क्योंकि वो भी आपका डेट दिखाता है, प्रूव है तो वो लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार बार फॉर्म कैसे फिल करना है पहले उसे कंप्लीट करने दीजिए, वो बीच में छूट गया है। फॉर्म कैसे फिल करना है पहले उसे कंप्लीट करने दीजिए, उसके पहले एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगी। फॉर्म कंप्लीट सामने से हट जाइए, प्लीज स्पीकर के सामने से हट जाइए, सभी जगह आवाज जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है स्पीकर के सामने से हट जाइए। फॉर्म कैसे फिल करना है आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, फॉर्म की जहाँ तक बात है, फॉर्म जो है फॉर्म CA है, सी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA। अगर आपको फॉर्म नहीं मिल रहा है आप फॉर्म सुपरटेक की वेबसाइट पे जाइए, उस पर सारे फॉर्म्स हैं, आप फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म बड़ा एक सिंपल सा फॉर्म है, टेबल फॉर्म में आपको भरना होता है, 2 पेज का फॉर्म है। इसमें आपको जो टेबल है उसमें आपको अपना नाम बोल दीजिए, रो वाइज बोल दीजिए। देखिए, 2 तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। एक तो जो आरपी ने अपना एक पोर्टल भी बना रखा है, तो आप जब सुपरटेक की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसने एक सुपरटेक क्लेम्स नाम से पोर्टल बना रखा है, उस पोर्टल पे जाके आप एंट्री करके भर सकते हैं। अगर पोर्टल से नहीं भर रहे हैं आप टेबल अपना डाउनलोड कर, आप वो फॉर्म डाउनलोड कर लें। ये फॉर्म किसकी तरफ से जा रहा है, आप अपना नाम और एड्रेस रख दें, डेट डालते हैं जिस दिन पे आप फॉर्म भर रहे हैं। ये हितेश गोयल जो आरपी है उनको फॉर्म जाएगा, आपको स्कैन करके फॉर्म भेजना है, आपको फिजिकल कॉपी नहीं भेजना है। अगर सिंगल अलॉटी है, सिंगल ओनर है तो सिंगल नाम भरिए, अगर डुअल है तो दोनों का नाम भरिए। तो डेथ जो अगर आपके प्रॉपर्टी आपके पास आ गई है, अगर उनके सक्सेसर है, अगर एलआर है, जिनका भी क्लेम है, जिनका भी ओनरशिप आता है, चाहे सक्सेशन लॉस के हिसाब से चाहे बिल्डर के डिटेल के हिसाब से, उन सबका नाम आपको डालना है। उसके बाद अपना आइडेंटिफिकेशन डिटेल, देखिए इन दैट अगर मान लीजिए 2 एप्लीकेंट है, एक किसी की डेथ हो गई है, तो अगर उनके जो ओनर वो होंगे, कैश होंगे, उनका डिटेल देना पड़ेगा। या फिर
एक ही जो भरने वाला तो वही है, जो अलाइव है वो भरेगा, लेकिन डिटेल उसमें आप दे सकते हैं, बाकी जिनके उनके लीगल एड है उनका। उनके डिटेल भरने हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स और फाइनेंशियल क्रेडिटर भरना है, तो वो अपने अपने डिटेल भरते, आधार नंबर, पैन नंबर भरते, अपना एड्रेस और ईमेल भरते कि कॉरेस्पॉन्डेंस आरपी आपसे कहाँ पे करेगा, क्योंकि आपको उसी ईमेल आईडी पे वोटिंग के और वोटिंग का लिंक शेयर किया जाएगा, आपको उसी वोटिंग ईमेल आईडी पे वोटिंग का एजेंडा शेयर किया जाएगा, मीटिंग के मिनट्स शेयर किए जाएंगे। तो ईमेल एड्रेस भरना बहुत जरूरी है, और वो प्लीज इंश्योर करें कि वो करेक्ट ईमेल एड्रेस है। आपका जो टोटल क्लेम है ये मैंने बता दिया आपको, प्रिंसिपल प्लस 8% इंटरेस्ट, अगर आपका बीबीए 8% से कम कहता है, अगर बीबीए 8% से ज्यादा कहता है, जो भी रेट है, तो वो भी पे करें। और ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अमाउंट है जो बिल्डर आपसे चार्ज कर रहा था अगर आपका डिफॉल्ट होता। टेबल खत्म कर देता हूँ, उसके मैं बताऊंगा जो भी हायर है वही जो आपको डॉक्यूमेंट देने हैं वो आपका बीबीए है, आपके पेमेंट रिसीप्ट है, बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट लगा दीजिए। अगर बिल्डर ने आपको कोई लेजर बना के दिया हुआ है नॉलेज तो वो लगा दीजिए। जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं वो लगा दीजिए। अगर आपको पोजेशन लेटर दिया है तो पोजेशन लेटर लगा दीजिए, अगर वो और कोई डॉक्यूमेंट दिया है तो वो लगा दीजिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं आप जरूर लगाइएगा। एक क्वेश्चन ये है कि बार बार आ रहा है कि कई सारे लोग ने रीसेल में घर लिया है जिनके पास हो सकता है रिसिप्ट ना हो, फाइनल रिसिप्ट दिया हो, मतलब इनका जो आपका यही होता है, जो भी आपका एक्चुअल पैसा दिया तो कोई क्लेम फाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन को मैं क्लियर करता हूँ भैया, पहले फॉर्म बता दीजिए, बाद में पहले फॉर्म क्लियर कर लो। जो स्पेसिफिक कैसे बाद में लेना भैया। कहना कि अभी किसी को भी पता नहीं इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या होता है। अच्छा, बात ये जो मैंडेट है वो बड़ा लिमिटेड है, वो एज पर योर मेजॉरिटी डिसाइड करेगा, क्योंकि क्या उसका अपना कोई रोल नहीं है। आप मेजॉरिटी से जितने भी लोग वोट करेंगे, मोस्टली ई वोटिंग होती है, जो मेजॉरिटी उसको बोलेगी वो उस हिसाब से वोट करेगा। उसका अपना कोई मैंडेट नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, वो नेसेसरी आपके इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा। तो आपको जो मर्जी आप किसी को भी वोट कर सकते हैं, ऐसे कोई उसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। जो इम्पोर्टेंट रोल है वो आरपी का है, और वो एनसीएलटी अपॉइंट करती है, बाद में अगेन मेजॉरिटी से सीओसी चेंज कर सकती है। तो जैसा मैं कह रहा था कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए वोट करेंगे। छोटी बिल्डर होता है तो इजी होता है कि उसका एक या दो प्रोजेक्ट होता है। आपके बड़े बिल्डर में आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप जब भी किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी वोट करें तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए वोट करें, और ये करते हुए इंश्योर करें कि किसी भी तरह से सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। प्रॉब्लम इन रिजोल्यूशन प्रोसेस में ये होती है कि हर प्रोजेक्ट के लोग सोचते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, बाकी के, और इसमें मेजॉरिटी एक साथ आती नहीं है। 66% जो थ्रेशोल्ड है किसी भी रिजोल्यूशन प्लान को पास करने के लिए, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरह से वोट करते रहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। आप लोग यूनाइटेड होकर वोट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग आपको प्रोजेक्ट काफी, क्योंकि बिल्डर के पास एसेट्स है और अनसोल्ड इन्वेंटरी
भी है और आई एम श्योर कि आपका बिल्डर कोई ना कोई रिजोल्यूशन प्लान आएगा और आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है उनमें तो सिर्फ रजिस्ट्री की इशू है। रजिस्ट्री का इशू तो होपफुली अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट से कि जजमेंट दे दे, जैसे ललित ने हमको लास्ट टाइम श्योर भी किया था कि इंटरेस्ट है कि जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक बार वो हो जाता है तो आपके रजिस्ट्री भी चला जी। अब आप लोग जगह सारे लोगों की आ जाएंगे। नहीं प्लीज ठीक है, हाँ आप लोग अपने जगह पे रहिए। हाँ अपने जगह पे रखिए। में इंसॉल्वेंसी हुई है तो उससे आप सब लोग अफेक्टेड हैं और आपकी बहुत सारी क्वेरीज भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी सॉल्व की जाए। देखिए, इंसॉल्वेंसी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो आपका बिल्डर कंपनी है सुपरटेक लिमिटेड, उसको फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट से निकालने का प्रोसेस। उसका मतलब ये नहीं है कि सुपरटेक लिमिटेड खत्म हो जाएगी। सुपरटेक लिमिटेड एज अ कंपनी कंटिन्यू करेगी, सिर्फ उसका शेयर होल्डिंग चेंज हो जाएगा, उसका ओनरशिप चेंज हो जाएगा। तो आपके जो भी अग्रीमेंट्स हैं सुपरटेक के साथ, चाहे आपका बीपीए हो या कोई और अग्रीमेंट हो, वो अग्रीमेंट फॉर द टाइम बीइंग कंटिन्यू रहेंगे और वो सुपरटेक पे बाइंडिंग है। प्रॉब्लम सिर्फ एक होती है कि क्योंकि सुपरटेक्स इस पोजीशन में पहुंच गया है कि वो अपने अगेंस्ट जो क्लेम्स है, अपने जो कर्जे हैं वो चुका नहीं पा रहा, इसलिए इस प्रोसेस के अंदर एक मॉरेटोरियम पीरियड लागू किया जाता है कि जब तक ये प्रोसेस चलेगा, जब तक सुपरटेक को इस पोजीशन से निकाल नहीं लिया जाता, तब तक उसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम जिसमें सुपरटेक को पैसा या कोई एसेट देना हो वो आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो ये जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है वो सुपरटेक को फाइनेंशियली प्रूडेंट तरीके से चला नहीं पाई है, इसलिए उसको निकाल दिया जाए और उसके बदले सुपरटेक किसी ऐसी एंटिटी या किसी ऐसे कंपनी को दे दिया जाए जो इसका रिवाइवल कर सके। और क्योंकि रिवाइवल करने के लिए सुपरटेक के क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटीज है, कितने सुपरटेक के अगेंस्ट क्लेम्स हैं, इसकी जानकारी होनी जरूरी है। इसलिए आप सब लोगों को जो भी सुपरटेक के फाइनेंशियल क्रेडिटर या क्रेडिटर इन क्लास, जिसको होमवायर को दर्जा दिया गया है, इन सबको क्लेम फाइल करने के लिए कहा जाता है। क्लेम फाइल करने का जहां तक इनिशियल, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इससे जो भी कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है उसके क्रेडिटर्स के निर्देश में चलाया जाता है, इसलिए कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी को 1 महीने बायर्स एनसीडीआरसी जाते थे, लेकिन एनसीडीआरसी में डेट कम होने की वजह से कुछ बायर्स को यह कह सकते हैं जिन्हें रिफंड चाहिए होता है, या फिर उन्हें ये लगता है क्या बिल्डर हमारा घर नहीं दे रहा है तो हम अपने पैसे वापस ले लें। तो कुछ लोग एनसीएलटी चले जाते हैं और एनसीएलटी में क्या होता है, बिल्डर कई सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो जानबूझ के भी एनसीएलटी गए हुए हैं अपने आप को कोर्ट केसेस से बचने के लिए, या फिर उनकी जो देनदारी होती है कॉन्ट्रैक्टर को, बैंक को, उनसे बचने के लिए वो लोग एनसीएलटी का रास्ता अपनाते हैं। सुपरटेक के केसेस में बायर्स गए हुए हैं क्योंकि बायर्स का फ्लैट नहीं मिल रहा था, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही थी, इस वजह से बायर्स गए हुए हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें घर नहीं मिलेगा या रजिस्ट्री नहीं होगी। आप लोग बिल्कुल इसके लिए थोड़ा टेंशन, मतलब ये थोड़ी सी मतलब सावधानी बरतनी है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एनसीएलटी में सबको यूनाइट रहना है। कई सारे ऐसे मौके आएंगे जहाँ पर हम लोगों को वोटिंग करनी होगी, तो उसमें बायर्स को टूटना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जेपी यूनिटी, कमरपाली,
में यही हुआ था कि अम्रपाली में बायर्स यूनाइट थे, तो अम्रपाली का प्रोजेक्ट आज बन रहा है। कई प्रोजेक्टों में बायर्स यूनाइट नहीं थे, जहाँ पर थोड़ी विलम्ब हुई, प्रोजेक्ट वहाँ भी बने। तो हम लोग थोड़ा मिहिर जी कुछ ही क्षणों में आ जाएंगे, उनका इंतजार करते हैं, उनकी बातों को सुनेंगे, कुछ सवाल जवाब लेंगे, जिनकी जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। बस मुझे लगता है 5 से 10 मिनट में पहुँचेंगे। नेफोआ के बारे में आपको नेफोआ के बारे में आपको बता दूं, नेफोआ 2011 में होम बायर्स की एसोसिएशन बनी थी। जब यहाँ पर किसान और अथॉरिटी के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उस समय लगा था प्रोजेक्ट बनेगा नहीं। हम लोग उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में मीटिंग था और बायर्स कि हम लोगों ने पैसा दिया है तो हमें क्यों मिलना चाहिए, हमारे पैसे नहीं मिले, तो समय नेफोआ में खत्म हुआ। वो तो हमको बोलता है कि सर नमस्कार जी, 3 महीना मुझे टाइम मिलता है। आता हूँ एक मिनट। हम मिस कर जाते हैं तो ना तो हमें घर मिल पाएगा ना उसका रिटर्न मिल पाएगा। बहुत सारे आप लोग होंगे जिन्हें घर की ही दरकार है, जिन्हें कोई मतलब जो आपने पैसे दिए हुए हैं पैसे वापस नहीं चाहिए, बस घर ही चाहिए और घर के साथ साथ रजिस्ट्री चाहिए। तो हमारे जो एडवोकेट साहब हैं वो आप लोगों को बताएंगे कि फॉर्म सी ए जो भरना है वो उसमें क्या क्या तमाम चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है भरते हुए, ताकि कोई गलती ना हो। क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होएगा कि अगर फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर मैं बात करूं सुपरटेक के दिवालियापन की, तो कई महीनों से कयास चल रहे थे, खास करके जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ट्विन टावर्स को तोड़ना है और जो वहाँ के बायर्स हैं उन लोगों को पैसा वसूल करना है। उसी समय से हम सभी के मन में ये चल रहा था कि कभी ना कभी आने वाले 6 महीने के अंदर सुपरटेक दिवालिया हो जाएगा। ऐसे हम लोगों को अंदेशा था, हम जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं सबको ये अंदेशा था कि सुपरटेक अब दिवालिया होने वाला है। क्योंकि सुपरटेक के बस में ये नहीं था कि वो सारे लोगों को इतना पैसा जो है सो मतलब ट्विन टावर्स डिमोलिश करने में नुकसान भी सहे और नुकसान सहने के साथ में लोगों को पैसे भी वापस करे। तो कहीं ना कहीं ऐसा हम मानते हैं कि एनसीएलटी में जो केस चल रहा था उसमें सुपरटेक ने जानबूझकर अपने तरफ से कोई कमी की है ताकि इंसॉल्वेंसी का उसका ऑर्डर आए और वो अपने लायबिलिटीज से बच सके। लेकिन अब हम लोग सबको मिलजुल कर अपने आशियाने को पूरा कराना है। अब एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स में जो भी आईआरपी फाइनल होएंगे, जैसे भी प्रोसेस होएगा, मतलब टाइम तो लंबा लगेगा, बट आम्रपाली का मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आम्रपाली भी सबसे पहले एनसीएलटी में गया था। एनसीएलटी में उस समय कुछ लॉज में कमियां थी जिसको लेकर हमारी टीम सुप्रीम कोर्ट गई थी और उसको एडमिट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के केसेस में एनबीसीसी को लाया और एनबीसीसी अब घर बनाकर दे रहा। और आप लोगों को जानकर एक खुशी होएगी कि जैसे यहाँ पे लोगों को घर तो मिल चुका है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है, लेकिन आम्रपाली के मामले में ऐसा नहीं होएगा। आम्रपाली के मामले में अगर पेमेंट अथॉरिटी को नहीं जाती है फिर भी उनकी रजिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम तो अब एक तरीके से चाह रहे हैं कि इस तरीके का कोई थर्ड पार्टी हमारे सुपरटेक के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी कोई आए जो हमारे घर जो प्रोजेक्ट बचे हुए हैं उनको पूरा करे। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार लंबा हो जाएगा और क्योंकि इसमें कई सारे कानूनी पहलू हैं जो हमारे एडवोकेट साहब समझाएंगे, जिसमें जो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग होने की वजह से इसमें थोड़ा इंतजार तो हमारा लंबा हो जाएगा, लेकिन यकीन है कि हमें घर जरूर मिलेगा। इसके साथ मैं अभिषेक जी को माइक वापस देना चाहूंगा। धन्यवाद। देखिए, आज से 2-3 साल पहले की बात करें तो एनसीएलटी का जो लॉ था उसमें बायर्स कहीं भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं थे।
मतलब अगर एनसीएलटी में सबसे पहला हक बैंक का होता था, बैंक के बाद अगर पैसे बचे तो फिर प्राधिकरण का होता था, प्राधिकरण के बाद अगर पैसे बचे तो वो बिल्डर्स के, एम्प्लॉय के और उनके कॉन्ट्रैक्टर का होता था। बायर्स का सबसे अंतिम होता था, बायर सबसे लास्ट में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे। उस वक्त मतलब बायर्स को कोई भी रिफंड मिलता नहीं था। हम लोगों ने अमरपाली के केस में सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने चैलेंज किया यूनियन ऑफ इंडिया को कि आपकी ये जो लॉ है, जो एनसीएलटी लॉ है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बायर्स का ही पैसे हैं जो हर जगह रोटेट हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहला फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बायर्स ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे समझा और उसने इस लॉ को चेंज करने के लिए बोला। तो आज की तारीख में जो होम बायर्स हैं वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, सबसे पहला हक उन्हीं का बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने अमरपाली का डिसीजन यही दिया था कि सबसे पहले होम बायर्स को घर दो, उनकी रजिस्ट्री कराओ, और अगर उनसे पैसे बचेंगे तो फिर बैंक और प्राधिकरण को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉय सब लास्ट में आ गए थे। तो अब इससे घबराना नहीं है हम लोगों को। हाँ, थोड़ा टाइम टेकन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन और घर मिलेगा हमें, और जिनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई उनकी रजिस्ट्री भी होगी। हो सकता है कि एनसीएलटी के बाद धीरे धीरे मैटर और आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए। लेट्स सी क्या होता है आगे। रंजना जी, जितने भी घर खरीदार हैं उनकी 3 कैटेगरी है। सबसे पहला कैटेगरी है जिन्हें घर मिल चुका है और जिनकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। दूसरे कैटेगरी में वैसे हैं जिनको घर तो मिला है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है। और तीसरे कैटेगरी हैं जो अभी भी अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी एनसीएलटी के प्रोसीडिंग्स में जिन्हें फॉर्म फिलअप करना है, तो जो सबसे पहले वाली कैटेगरी के लोग हैं जिनको घर मिल चुका है और जिनकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है, उनको कोई टेंशन नहीं है, उन्हें कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना। जो दूसरे और तीसरे कैटेगरी वाले लोग हैं जिनकी रजिस्ट्री बाकी है और जिनको अभी तक घर नहीं मिला है, उनको फॉर्म फिलअप करना मस्ट है, मैंडेटरी है। रजिस्ट्री वाला वही मतलब है, सब प्लीज जी। 8 तारीख इसका लास्ट डेट है। 8 तारीख के पहले पहले फॉर्म फिलअप करना है और सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही है। जिनको पोजीशन मिल चुका है और जिनका सबलीज नहीं हुआ है, रजिस्ट्री नहीं हुआ है, उनको फॉर्म फिलअप करना है। वो अभी हमारे एडवोकेट साहब आ रहे हैं, तो उनसे जरा हम पूरी तरीके से कंफर्म बोल लेंगे।